तो चलिए अब अपन करते हैं रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल। और जो लोग ये सोच रहे थे कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर उन्होंने आज दिन भर का शेड्यूल फॉलो किया होगा जो सुबह 8 बजे आया था, तो अब उनकी वो धारणा बदलने वाली है और बदल चुकी होगी उनके सारे वीडियोस देखने के बाद। और अब ये न्यूमेरिकल करने के बाद न्यूमेरिकल की सोच भी आपकी बदलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स कुछ फॉर्मूलाज के साथ। तो भाई अगर अपन फॉर्मूलाज की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर अपना एक ऐसा टर्म है जो बहुत काम आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला क्या था? स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई बाय साइन आर। 1 म्यू 2 को अपन लिख सकते हैं स्पीड इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड इन मीडियम 2। इसको हम और लिख सकते हैं वेवलेंथ इन मीडियम 1 टू वेवलेंथ इन मीडियम 2। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग 1 म्यू 2 को आप लिख सकते हो 1 अपॉन 2 म्यू 1। अगर अपन देखें तो 1 म्यू 2 को अपन लोग लिख सकते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? 2 का। किसके रिस्पेक्ट में है? 1 के। तो ये हो जाएगा म्यू 2 बाय म्यू 1। इसी की तरह हम म्यू को एक चीज और लिख सकते हैं रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। इसी तरह से हम म्यू को और लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन सी वेयर सी इज क्रिटिकल एंगल। ये सारे फॉर्मूले थे अपने पास जब प्लेन सरफेसेस की बात कर रहे थे, और ये सब म्यू के फॉर्मूले हैं। कोई भी फॉर्मूला शीट इस तरह से लिखकर नहीं देगी दोस्तों। और अगर इसको 2 बार लिख लिया, कौन कहता है फॉर्मूले हम भूलेंगे? बिल्कुल नहीं भूलने वाले। चलिए इसके बाद प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। इस डेरिवेशन में 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आती हैं। डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए और ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इनका ध्यान बहुत ज्यादा रखना। और एक चीज और हमने यहां पर पढ़ी थी कि जब मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन होगा, जब हमारा डेल्टा डेल एम के बराबर होगा, उस समय I इज इक्वल टू ई हो जाएगा। उस समय हमारे पास R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। और उस समय हमारी जो मीन रे होगी, जो अंदर होगी प्रिज्म के, वो बेस के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। ध्यान रखना, इस चीज का मैं यूज करूंगा। इसके बाद अगर अपन लोग देखें यहां पर, तो यहां पर अपने पास डेल एम, अगर आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म कितने डिग्री से 10 डिग्री से कम होता है, इन दैट केस आप यहां पर एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हो मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन का, म्यू माइनस 1 इंटू ए। थीटा एंगुलर डिस्पर्जन, मैंने जानबूझ के ये नहीं लिखा कि ये क्या है। क्यों? क्योंकि दिमाग को थोड़ा सोचने दो। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्पर्जन है। एंगुलर डिस्पर्जन होता है अपने पास डेल वी माइनस डेल आर। और अगर आप इसको छोटे प्रिज्म के लिए, थिन प्रिज्म के लिए देखें तो ये हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसी तरह से डिस्पर्सिव पावर का मेन फॉर्मूला था डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। आज के वीडियोस में लिंक थी, पूरी लिंक थी सारी। और इसके बाद अगर मैं इसको थिन प्रिज्म के लिए लिखूं तो ये हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे तो आप चाहो तो इन दोनों को स्किप कर सकते हो। इसको स्किप मत करना, इसको भी मत करना। इसके बाद हमारे पास आ गया था हमारा हीरो, और वो हीरो है लेंस, जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब अगर अपन लेंस की बात करें तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस था, म्यू की जगह एन हो सकता है। सो म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। ये क्या था? म्यू 2 अपने पास सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, म्यू 1 पहले वाले मीडियम का था जहां पर ऑब्जेक्ट रखी हुई थी। आर क्या है? उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। वी क्या है? अपनी इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू 2 बाय वी माइनस म्यू 1 बाय यू। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, आय हाय हाय, ये फॉर्मूला तो भूलना ही नहीं है अपन को। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 म्यू 2 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, वेयर पहली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1, दूसरी सरफेस की है R2। वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, उन सारे वीडियोस को करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो मॉर्निंग शेड्यूल में आपको मिलते हैं, बहुत ध्यान से। इसके बाद लेंस फॉर्मूला, ये लेंस मेकर्स था। लेंस फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था v बाई यू। 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट, जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करेंगे तो 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। वो डी वाला फॉर्मूला मत करो, याद ही मत रखो, मैंने लिखा ही नहीं है, इसीलिए परेशान होने से बचना है तो उस फॉर्मूले की तरफ देखो ही मत। इसके बाद हमारे पास आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। 4 पार्ट थे अपने। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला है डी बाई यूवी। अगर आपसे कहा जाए नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो उस केस में माइक्रोस्कोप में इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, जिसे नियर पॉइंट बोलते थे या 25 सेंटीमीटर बोलते थे।
इस केस में मैग्निफिकेशन आ जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। और अगर आपसे कहा जाए कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा डी बाई एफ ई। इसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में फॉर्मूला है अपने पास, अगर देखा जाए तो ये होता है एमओ इंटू एम ई, मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। अगर वीडियो देखा होगा तो ये बहुत क्लियर होगा तुमको, उसमें मैंने और भी फॉर्मूलाज बताए हैं, एल वाला, एफओ वाला, उसकी अभी टेंशन मत लो, जरूरत पड़ेगी तो जरूर बताऊंगा। अगर अपन देखें मैग्निफिकेशन, तो अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बात कर रहे हैं तो देखो डी बाई यूई को अपन लोग लिख सकते थे 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये चीज तो वैसे ही की वैसी आ गई, मगर डी बाई यूई की जगह पर रख दिया 1 प्लस डी बाई एफ ई। और अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बने तो उस केस में डी बाई एफ ई आ जाएगा, दैट्स इट। अब आता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट अलग होता है। टेलीस्कोप बोलता है अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की बातें कर रहे हो तो मेरी फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। सो टेलीस्कोप के केस में अपना आंसर आता है, अगर इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो वो आता है माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। और अगर आप मैग्निफिकेशन इंफिनिटी पर है और इमेज फाइनल इमेज भी इंफिनिटी पर बन रही है तो वो होगा माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई। इसको तो भूलना मत, मतलब तुम कहीं पे भी लिख के ले जाओ, ऐसे कि पकड़ाओ मत, मगर भूल मत जाना इसको गलती से भी, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है टेलीस्कोप के केस में, और केस स्टडी वहीं से बनने के चांसेस बनते हैं। इसके बाद हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या कह रहा है ये, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज दिस, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। भैया स्पीड मांग ली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, एक फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, म्यू इज इक्वल टू क्या, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू, आप एयर से ग्लास में जा रहे हो, स्पीड की बातें कर रहा है तो पहले मीडियम में स्पीड अपॉन दूसरे मीडियम में स्पीड, यही तो बताया था ना फॉर्मूला, 1 म्यू 2 इज v1 बाई v2। पहले मीडियम एयर है, एयर में स्पीड होती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, दी होगी पेपर में, टेंशन मत लो तुम। और अब बात करें मीडियम में, तुमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.5, ये 1.5 आ जाएगा नीचे, ग्लास का रिफ्रैक्ट की वेलोसिटी आ जाएगी 3 अपॉन 1.5 यानी कि 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे इसमें, अपन आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसको तुम मेरे बिना भी कर चुके होगे, मगर आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए कर लेना चाहिए। इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट? नहीं। क्यों? क्योंकि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा? अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने बोला अपना हीरो कौन, अपना हीरो है रेड, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वॉयलेट की सबसे कम, तो इनवर्सली है। तो इसका मतलब है रेड कलर के लिए डिविएशन भी कम, रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो स्पीड ज्यादा, इसका मतलब है रेड कलर की स्पीड ज्यादा होगी, वॉयलेट की स्पीड कम होगी। मगर इतनी सारी आ रही होती हैं रेज कि कंटिन्यूअसली वो हमारी आंखों में आ रही होती हैं, इसलिए हमें वाइट ही दिखती है जब निकलती है। तो हाँ, अगर प्रिज्म से निकलती है तो कलर्स में दिखाई देती है। ठीक, तो डाउट मत लाना दिमाग में ज्यादा। अब इसके बाद अपने पास आता है इन द फॉलोइंग डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड। अच्छा, ये अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि अपने को ये फंसाएगा। अब अगर मुझसे कहा स्पीड निकालो तो मेरे दिमाग में तो एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, ए म्यू एम। एयर से मीडियम में अगर जाते हैं तो वी ए अपॉन वी एम, इसी से मीडियम में स्पीड निकलती है। अगर मीडियम में स्पीड निकाल के लानी है तो मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि ये जो रे आ रही है ये सरफेस के अलॉन्ग जा रही है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो। अब कैसे निकालूं क्रिटिकल एंगल? तो मेरे दिमाग में ये एक फॉर्मूला आ गया, मतलब मैं म्यू निकाल सकता हूं क्रिटिकल एंगल से। ये वो थॉट प्रोसेस है जो होनी चाहिए जब अपन लोग ये सोचते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। तो पहले तो स्पीड वाला दिमाग में आ गया, फिर दिखा क्रिटिकल एंगल है, उसी से तो म्यू निकलेगा। ऐसे थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा चीजों को, और ये जुड़ेंगी तब जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी भी अपने पास 3 दिन है, टेंशन मत लो। रे ऑप्टिक्स 1 दिन की जगह अगर 1.5 दिन ले रहा है तो लेने दो, टाइम दो इसको भाई। प्रैक्टिस पेपर 2 दिन लिखेंगे अपन, अपने पास टाइम है, शेड्यूल में भी सब कुछ फिक्स्ड है। अब आ जाओ जरा जल्दी से यहां पर। अगर आप इस ट्राइंगल को देख पा रहे हो तो ये क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल के सामने वाली साइड हो गई अपने पास परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अगर ये 30 है, ये 40 है, तो ऑब्वियसली ये वाली जो डिस्टेंस अपने पास आने वाली है ये 50 सेंटीमीटर आने वाली है। तो अगर अपन देखें तो ये अपने पास हो गया 30 और ये हो गया अपने पास 50। सो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल अपन देखें यहां पर तो साइन सी आ जाएगा 30/50, तो ये आ गया 3/5। अब यहां से म्यू निकाल दो,
ए म्यू एम इज इक्वल टू क्या 1/sin c, sin c की वैल्यू है 3/5 मतलब म्यू आ गया 5/3। एक बार म्यू आ गया, हमारी स्पीड तो खुद दौड़ दौड़ के बोल रही है निकाल दो निकाल दो निकाल दो। कैसे निकाल दो? म्यू इज इक्वल टू क्या, स्पीड इन मीडियम 1 मतलब एयर 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड इन मीडियम इज इक्वल टू 5/3। 3 का मल्टीप्लाई 3 × 3 9/5 into 10⁸, 9/5 1.8 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्रिटिकल एंगल से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट था, अच्छा क्वेश्चन था, 2 मार्क में फंसाएगा अगर आया तो। और इस वीडियो में आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पक्का फंसा सकते हैं, तो इसीलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखना जरूरी है। इसके बाद हमारे पास अब आता है जो अगला क्वेश्चन, वो है प्रिज्म का क्वेश्चन। प्रिज्म क्या कहता है? अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। इक्विलेटरल बोलते ही एंगल ऑफ प्रिज्म मिल गया 60 डिग्री। गिवन डेटा बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके बाद म्यू जी दे दिया, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। मूव्स पैरेलल टू द बेस लाइन, ये रे बेस के पैरेलल है। ये हिडन इंफॉर्मेशन क्या कहना चाह रही है? ये कहना चाह रही है कि प्रिज्म मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन की स्टेट में है, तभी तो ये रे बेस के पैरेलल है। इसका मतलब हुआ कि अब आपसे ये कहा गया फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए तो ये एंगल चाहिए, उसके लिए R1 भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो स्नेल्स लॉ लगाओगे यहां पर। और क्या लिखोगे स्नेल्स लॉ लगा के? म्यू इज इक्वल टू sin i बाय sin r। तो म्यू √3 हो गया, sin i निकालना है, r तो तुम्हें पता ही नहीं। तो इसी दिन के लिए तो मैंने तुमसे कहा था कि a इज इक्वल टू R1 प्लस R2। जब मिनिमम अपने पास डिविएशन होता है तो R1 प्लस और R2 दोनों इक्वल होते हैं, तो यहां पर R2 की जगह भी R1 रख दो, तो a इज इक्वल टू R1 प्लस R1 2R1। a की वैल्यू है 60/2, अपने पास क्या हो जाएगा 30 डिग्री। सो अपने पास R1 की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। और जैसे ही आई म्यू इज इक्वल टू यहां पर लगा दो, म्यू इज इक्वल टू sin i अपॉन sin R1। ये वाला एंगल होता है अपने पास R1, और ये लगा दिया तो आप यहां पर देखो म्यू की वैल्यू √3, sin i निकालना है, R1 की वैल्यू 30 डिग्री। हो गया ना, बम 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 बम, खत्म कहानी भाई। √3 इज इक्वल टू sin i अपॉन sin 30। √3 अगर अपन देखें sin 30 इधर आ गया, मतलब कि 1/2। सो sin i इज इक्वल टू √3 इंटू 1/2। और √3/2 कब होता है? साइन 60 डिग्री पर होता है, तो sin i इज इक्वल टू sin 60। इक्वेट कर दो, i की वैल्यू 60 डिग्री मिल गई, खत्म, फिनिश। आई आ गया 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन, एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। इक्विलेटरल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म मिल गया 60 डिग्री। सबसे पहले लिख लेना गिवन डेटा में अपने साथ। चलो इसके बाद क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का दे रखा है 1.6 मतलब म्यू दे दिया। उसके बाद एयर में है, और कैलकुलेट द एंगल मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ द प्रिज्म व्हेन इट इज कैप्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस। डरना नहीं है, 4√2/5 क्या दिया हुआ है, हमसे डेटा में फंस जाएंगे। आधी सोच आधी जनता वहां मर जाती है जहां वो डेटा को सोचकर सीधे आंसर सोचने लगती है, अरे हमसे नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा यार, कुछ भी नहीं है। प्रिज्म को तुमने एक मीडियम के अंदर डिवाइड कर दिया, रख दिया, जैसी प्लेस कर दिया एक मीडियम के अंदर। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? sin a प्लस ∇m/2 अपॉन sin a/2। पहले तुम आ रहे थे एयर से ग्लास, अब तुम आ रहे हो मीडियम से ग्लास, तो यहां पर तुम ए म्यू जी की जगह पर लिखोगे एम म्यू जी, क्योंकि तुम मीडियम से ग्लास में जा रहे हो। बस इतना सा ही करना था। और अब तुम इसको एम म्यू जी को लिख सकते हो म्यू जी अपॉन म्यू एम। साइन ए की वैल्यू अपन को पता है, डेल एम की वैल्यू अपन को पता है, ए की वैल्यू यहां पर रख देंगे। आंसर आएगा कि नहीं आएगा डेल एम का? देखो कैसे आएगा। ये हो गया अपने पास म्यू जी की वैल्यू हो गई 1.6। फिर आ गया अपने पास म्यू एम, डिवाइड में म्यू एम था, ये म्यू एम की वैल्यू आ गई 4√2/5। साइन ए की वैल्यू 60 प्लस ∇m/2 अपॉन साइन a/2 60/2। और सॉल्व कर लो। जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये 5 चला जाएगा ऊपर, 1.6 इंटू 5 बन जाएगा 8। नीचे कौन है? 4√2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस ∇m/2 अपॉन साइन 60/2 मतलब साइन 30। तो ये हो गया साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है अपने पास क्या? 1/2। आने दो इधर, ये देखो, ये अपन इसको अगर 1/2 लिखेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं? क्योंकि 1/2 है, 2 ऊपर चला गया, और ये कैंसिल कर गया 4, तो 4 2 = 8, तो ये आ गया 2/√2 ये वाला पार्ट। ये साइन 30 का 1/2 2 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 2 साइन 60 प्लस ∇m/2। ये 2 से 2 कैंसिल,
1/√2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल एम बाई टू। साइन 1/√2 कब होता है? 45 डिग्री। तो इक्वेट कर दो, तो ये पूरा एंगल किसके बराबर होना चाहिए? 1/√2 कब आएगा? जब ये हो जाएगा 45। सो साइन 45 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल एम बाई टू। ये आ गया इधर 2 90 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल एम, यानी डेल एम की वैल्यू आ गई आपके पास 90 माइनस 60 मतलब कि 30 डिग्री। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। याद ये रखना कि ये मीडियम से ग्लास में जा रहा है, बस यही गलती होती है दोस्तों और कहीं नहीं होती। बहुत ध्यान से, एयर से नहीं जा रहे हो, अब मीडियम से ग्लास में जा रहे हो तो म्यू जी बाय म्यू एम रख देना, बस इतना ध्यान रखना। इसके बाद अपने पास ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करते टाइम मुझे भी आलस आ रहा था, मैंने कहा यार बहुत बता दिया ये वाला क्वेश्चन, मगर फिर भी मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसीलिए बताना जरूरी है, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से बता रहा हूं और अब मैं थोड़ा और डिटेल में ले रहा हूं। सबसे पहले तो अगर किसी ऐसे मीडियम में लेंस को डाल दिया जाए, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, उसको दो मीडियम में डाला, पहले 1.65 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, फिर 1.33 के। आपसे यह कहा गया कि बताओ कन्वर्जिंग बिहेव करेगा या डाइवर्जिंग, और यह बताओ कि उसकी फोकल लेंथ कैसे चेंज हुई, एयर में इतनी थी तो मीडियम में कितनी हो गई, यह आपको बताना है। निकाल देते हैं। जब भी लेंस को, ये नोट कर लो, जब भी लेंस को, भाई तुमसे कहा जाए कि एक नर्सरी के क्लास के बच्चे को पढ़ाना है, तुम कहोगे अरे मैं तो मास्टर आदमी, मेरे को बहुत आता है। मगर तुमसे कहा जाए अल्बर्ट आइंस्टीन को पढ़ाना है, तुम कहोगे अपन से ना हो पाएगा, गजब बेइज्जती है भाई, अपन से भी ना हो पाएगा, वो आइंस्टीन है, और ऊपर से जब वो ऊपर से आएंगे तो भूत बन के आएंगे, भूत के सामने यार अच्छों की, फिर समझ गए ना तुम क्या होता है। तो खैर, तो यहां पर अपन के साथ भी वही हुआ, जब लेंस को तुमने एक ऐसे मीडियम में रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज्यादा है, तो लेंस का नेचर बदल जाएगा। ये कॉन्वेक्स था, उसने बोला था कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग होना चाहिए था, मगर नहीं भाई साहब, जब बाहर वाले का ज्यादा होगा उस केस में डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, उसका बिहेवियर बदल जाएगा, वो गेन देने की जगह पर गेन करना शुरू करेगा। मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल आ गया तो मैं ज्ञान लूंगा ना यार, बस वही बात है। अगर अपन दूसरे मीडियम को देखें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, 1.5 से कम है, तो इसका मतलब है लिक्विड का कम है, लेंस का ज्यादा है। भाई लेंस का ज्यादा होगा, मुझसे कम नॉलेज वाला आएगा तो उससे मैं नॉलेज लूंगा नहीं, उसको नॉलेज दूंगा, मतलब लेंस अपना कैरेक्टर नहीं बदलेगा, वो बोलेगा मैं कॉन्वेक्स हूं, मैं कन्वर्जिंग हूं, तो कन्वर्जिंग ही रहेगा। अब नई फोकल लेंथ निकालनी है, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। नई फोकल लेंथ जब अपन को कैलकुलेट करनी है तो उस केस में ना लेंस मेकर फॉर्मूला आंख बंद करके लेंस को कहीं डाल दिया, वो बोले निकालो, लेंस की को रेडियस ऑफ कर्वेचर से लिंक करो, मतलब कि आपसे वो ये कहना चाह रहा है लेंस मेकर को उठा लो। लेंस मेकर को उठा लिया। अब लेंस मेकर फॉर्मूला क्या हो गया? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। एयर में थे तो ए म्यू जी, जब मीडियम में आ गए तो आप मीडियम से ग्लास में, मतलब लेंस में जाओगे, ग्लास का लेंस मान लिया तो मैंने जी लिख दिया। सो अपन मीडियम से ग्लास में जा रहे हैं तो एम म्यू जी, अगर आप 1 से 2 जाओगे तो 1 म्यू 2, अगर आप 3 से 4 जाओगे तो 3 म्यू 4। तो अगर यहां पर देखें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नहीं बदल रही, लिक्विड में जाने के बाद लेंस ने अपने आप का शेप थोड़ी ना बदल लिया, वो जो था वही रहेगा। जब वही रहेगा तो आप एक काम करो, आपको तो नई वाली फोकल लेंथ निकालनी है ओल्ड वाले के टर्म्स में, दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करेंगे अपन तो देखो ये पूरा का पूरा पार्ट रेडियस वाला कैंसिल, एफएम चला गया ऊपर, तो अपने पास निकल के आ गया एफएम अपॉन एफए इज इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन एम म्यू जी माइनस 1। और अपन सब जानते हैं कि एम म्यू जी माइनस 1 को अपन लिख सकते हैं म्यू जी बाय म्यू एम, अभी सिखाया था स्टार्टिंग में ही, और वीडियोस में तो पहले ही सिखा चुका हूं तुमको। अब अगर आगे देखें अपन तो यहां पर पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में अगर आप देखो तो एफ एम अपॉन एफ ए म्यू जी क्या है 1.5, एम म्यू जी अपॉन म्यू एम 1.5 अपॉन 1.65, पहला वाला केस ले रहा हूं, माइनस 1। सो यहां पर ये तो आ जाएगा 0.5, इसका एलसीएम ले लो, ये इधर चला जाएगा, अपॉन में यहां रहेगा 1.5 माइनस 1.65, ये बन जाएगा 0.15, और ये चीज ऊपर चली गई तो यहां आ जाएगी। अब ये जब सॉल्व करोगे तो डेसिमल हटा दो ये वाला, तो ऊपर हो जाएगा 50 अपॉन नीचे 15, और ये माइनस रहेगा। सो अपने पास क्या आ गया, माइनस का 50 अपॉन 15 इंटू 1.65।
अब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 10 और ये हो गया 3। अब 10/3 इंटू 1.65, बस इसको कैंसिल इससे कर दो, ये आ जाएगा कितना 0.55 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि माइनस का 5.5 FA, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल उधर चला जाएगा। और माइनस ये बता रहा है कि अगर ये पहले पॉजिटिव था, कॉन्वेक्स था, तो माइनस मीडियम में जाने पर ये कॉनकेव बन गया, क्योंकि नेगेटिव फोकल लेंथ होती है कॉनकेव की, और अगर पहले कॉनकेव था तो अब ये कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो ऐसे भी ये प्रूव हो गया। अब इसी चीज को उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप एक काम करो, आप दूसरे मीडियम में डाल दो। पेपर में क्या इतना लेंथी न्यूमेरिकल आएगा बाबा जी? नहीं आएगा, इसका एक पार्ट आएगा, मगर हम तो दोनों पार्ट कर लें प्रैक्टिस। FM अपॉन FA A म्यू जी -1 अपॉन M म्यू जी -1, FM अपॉन FA A म्यू जी कितना 1.5 -1 अपॉन म्यू जी बाय म्यू एम, म्यू जी हो गया 1.5, म्यू एम हो गया 1.33 -1, इसको इधर आने दो, एलसीएम ले लिया 0.5 ऊपर, इसका एलसीएम लिया 1.5 माइनस 1.33 अपॉन 1.33, ये चला गया ऊपर। सो FM अपॉन FA कितना आ गया अपने पास 0.5 इंटू 1.33 डिवाइडेड बाय 0.17 माइनस करने पे डेसिमल हटा दो, 50/17 इंटू 1.33 और थोड़ा सा सॉल्व कर दो, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 4, यानी कि जो नई फोकल लेंथ है वो पुरानी की 4 टाइम्स हो गई। साथ में एक चीज और ध्यान रखना, पहले प्लस था तो अभी भी प्लस है, इसका मतलब है उसका नेचर चेंज नहीं हुआ, नेचर रिमेन्स द सेम। कॉन्वेक्स था तो कॉन्वेक्स ही है, मगर फोकल लेंथ बढ़ गई है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, 3 लेंस देख के डरना तय है, मतलब ओहो ये क्वेश्चन हमारे लायक नहीं है। अरे आपके लायक है, कितना आसान है। और ये चीज याद रखो, अंग्रेज चले गए, अपने लिए एक पॉलिसी छोड़ गए, डिवाइड एंड रूल। तो यहां पर 3 लेंस में नहीं काम करना है, एक लेंस पर एक बार में काम करना है बस, और कुछ मत सोचो। 3 लेंस दिए थे, आपसे बोला फाइनल इमेज कहां बनेगी, सबकी फोकल लेंथ आपको दे दी, ठीक है। पहले लेंस की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट कहां पर रखी हुई है 30 पर, क्योंकि सामने है -30, फोकल लेंथ अपन को दे रखी है 10, तो यहां पर आपके पास इमेज कहां बनेगी, तो आपने कहा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्यों? क्योंकि f दिया था, u दिया था और v मांगा है। तो पहले वाले की इमेज कहां बनेगी, तो देखो, तो f की वैल्यू रख दी 10, v तो v है, u की वैल्यू तुमने रख दी -30 क्योंकि सामने है। जैसे ही रखा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1/10, ये देखो प्लस था उधर चला गया तो माइनस, इज इक्वल टू 1/v, एलसीएम आ जाएगा 30, 3 - 1 इज इक्वल टू 1/v, एलसीएम लेके सॉल्व किया और कुछ नहीं किया। क्रॉस मल्टीप्लाई, v इज इक्वल टू 30/2 यानी कि 15। अब समझो इसकी जो इमेज बन रही है ये वाली ऑब्जेक्ट की, वो बन रही है यहां से 15 सेंटीमीटर पे। अब अगर यहां से 15 सेंटीमीटर पे बन रही है, मतलब कि इसकी रेज जो है वो 15 सेंटीमीटर पे कहीं जाकर मिल रही होंगी। तो यार ये जो 15 सेंटीमीटर पे जाकर मिल रही हैं, वो एक्चुअली में उसमें से ये वाली डिस्टेंस यहां से 15, उसमें से 5 चला गया तो बचा 10, मतलब कि कॉनकेव के केस में जो इसकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, इसकी इमेज बन रही है 15 पर, और ये 5 इन दोनों के बीच का गैप था उसको हटा दो तो बचा 10, मतलब यहां पर जो इमेज बन रही है वो कॉनकेव से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। कॉनकेव के लिए इमेज डिस्टेंस हो गई, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई 10, और किस्मत से +10, और किस्मत से फोकल लेंथ भी 10 है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पर, तो ये क्या करेगा, इन रेस को पैरेलल कर देगा, मतलब कि ये इंफिनिटी पर जा रही। अगर ये पैरेलल हो गई, इसका मतलब है कि इस वाले लेंस के लिए जब पैरेलल रेज आती है तो ऑब्जेक्ट कहां पर, इंफिनिटी पर। सो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गई इंफिनिटी पर, फोकस हो गया 30, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो इमेज कहां बनती है, फोकस पर बनती है। इसका मतलब है इमेज बनेगी अपनी कहां पर, 30 पर। सो फाइनल इमेज भी आप जहां पर भी देखो ये फोकस पर 30 सेंटीमीटर पर ही बनेगी यहां से। अब पॉइंट होता तो पॉइंट बन जाता, अभी बड़ी है तो कुछ बड़ी बन जाएगी, उसमें कुछ भी नहीं है। पहले वाले का जो इमेज है दूसरे वाले के लिए वो ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाले की जो इमेज है वो थर्ड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बस एक के बाद एक के बाद एक को पकड़ते जाओ, आंसर निकालते चले जाओ। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है,
उसको एक ऐसे मीडियम में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो आपसे तीनों केस में बोला रे डायग्राम बनाकर दिखाओ। तो देखो भाई, अगर आपने ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसमें लेंस का ज्यादा है, मीडियम का कम है, तो नेचर नहीं बदलेगा। ये कॉन्वेक्स था तो कॉन्वेक्स रहेगा, कॉन्केव होता तो डाइवर्जिंग ही रहता। अगर आपने ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसमें दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो रे पैरेलल जाएगी, क्योंकि रे के पास आंखें नहीं है। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदला तो वो बोलेगी मीडियम ही नहीं बदला अकॉर्डिंग टू रे, तो वो जैसी जा रही थी वैसी जाती जाएगी। अगर आपने ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, बाहर वाले का ज्यादा है कम, अंदर वाले का कम है, लेंस का कम है, तो वो बोलेगा ज्ञानी मुझसे ज्यादा बड़ा आ गया है, तो अब मैं अपना नेचर बदल डालूंगा, मतलब मैं कॉन्वेक्स था, कन्वर्जिंग था, अब मैं डाइवर्जिंग बन जाऊंगा। सो ये हो गया आपके पास पैरेलल रे, कन्वर्ज होने की जगह डाइवर्जिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास है वो ये क्वेश्चन है, और ये थॉट अच्छी लगाना इसमें दिमाग में। राइट लेंस मेकर्स फॉर्मूला वो अपन लिख चुके हैं, और यहां पर भी मैंने लिख दिया। आपसे ये कहा गया यूज इट टू ऑब्टेन द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर म्यू, मतलब म्यू के लिए ऐसी रेंज बताओ जिस केस में फॉर विच फोकल लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपसे ये कहा गया कि ये एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब दोनों साइड की रेडियसेस इक्वल होंगी। अब आपको म्यू की रेंज बतानी थी। थॉट अच्छी लगाना इसमें, अच्छा क्वेश्चन है और आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि सैंपल पेपर में तो अच्छे उन्होंने लॉजिकल पटके थे ना, यहां भी चांस अच्छा बन रहा है इस क्वेश्चन का। तो यहां पर अगर अपन देखें तो ये अपने पास एक लेंस है। अगर लेंस है तो इसकी पहली सरफेस ये हो गई और दूसरी सरफेस अपने पास ये हो गई। पहली सरफेस अंदर है इसीलिए इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस आर है, दूसरी सरफेस उस तरफ जाएगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आर है। और यहां पर क्या है, फोकल लेंथ शुड बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसा म्यू बताना है। तो मैंने इस फोकल लेंथ को इधर लाया और रेडियस ऑफ कर्वेचर को इधर, मतलब कि 1/r f इधर आ गया, तो शुड बी ग्रेटर देन 1/f। 1/f की वैल्यू ये है, रख दो, रख दी मैंने 1/f की वैल्यू, ये 1/f की वैल्यू रखी। जैसे ही रखी r1 की वैल्यू तो r है क्योंकि पहला वाला है, और r2 की वैल्यू -r है, रख दिया। माइनस माइनस प्लस 1/r प्लस 1/r क्या हो जाएगा 2/r, r से r क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या मिलेगा अपन को 1 इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू -1, 1 म्यू 2 -1। अगर देखें तो ये 2 डिवाइड में आ गया, मतलब 1/2 शुड बी ग्रेटर देन म्यू -1, यानी म्यू -1 शुड बी लेस देन, उल्टा इधर ऐसे करके इधर लिख दिया, शुड बी लेस देन 1/2, मतलब म्यू शुड बी -1 उधर चला गया तो +1, मतलब म्यू शुड बी लेस देन 1.5, और रेंज चाहिए तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। सो 0 से 1.5 के बीच में कुछ भी कर लो, आपकी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा ही आएगी इक्वी कॉन्वेक्स के केस में। सो ये हो गया अपने पास एक और क्वेश्चन खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कहा गया, ये अच्छा भारी क्वेश्चन है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें से ये थोड़ा सा अच्छा हैवी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको ले लिया। अब भाई ये क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हाउ इज द वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रोस्कोप। भाई ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी फार अवे। उनका साइज बहुत बड़ा है मगर अपन से इतनी दूर है कि अपन को पिद्दू सी दिखती हैं। अच्छा है भाई दूर है, सन अगर पास में आ जाता तो क्या करते, टेलीस्कोप से देख लो उतना ही खुश है, अपन उसके पास जाके जलने वालों में से तो है नहीं। ठीक है, गर्मियों में 45 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर होता है तो पता चलता है, फिर ऐसा लगता है कि ये जो टी शर्ट पहने हैं और फिर कहाँ से क्या क्या चीज़ें उतरना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मतलब गर्मियाँ आती हैं तो अपन कैसे हो जाते हैं, ऐसे फैल जाते हैं, सर्दियाँ आती हैं तो अपन ऐसे हो जाते हैं कि भाई कहीं से भी हवा ना लग जाए, कुछ भी मत हवा ना लगे, बस गर्म रहें किसी तरह से। खैर, सो यहाँ पर अपने पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे रखी थी और एफओ दे रखा था, एफई भी दे दिया हमको 5 सेंटीमीटर, और हमसे यह कहा गया फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब यूओ निकालना है, और उसके लिए उन्होंने बोला कि एंगुलर मैग्निफिकेशन इज 30, एंगुलर मैग्निफिकेशन 30 है। अब आपको यूओ निकालना है। थॉट कैसे शुरू करें, यूओ निकालना है तो वीओ पता होना चाहिए, एफओ पता होना चाहिए। वीओ पता है क्या यहां पर, नहीं पता। एफओ पता है क्या, हां पता है। तो कैसे वीओ निकालें, तो यार माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है, कहीं इसका कोई लेना देना
मैग्निफिकेशन के साथ तो नहीं है तभी तो दिया है। तो एक काम करते हैं, अपन पहले एक एक करके लेंस के बारे में सोचते हैं। पहले मैंने सोचना स्टार्ट करा आईपीस के लिए। आईपीस के लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में जो फाइनल इमेज बनती है वो बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब कि -25 सेंटीमीटर पे। और आईपीस की जो अपनी फोकल लेंथ है वो है अपने पास 5 सेंटीमीटर। तो 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। ई क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आईपीस है। फोकल लेंथ कितनी है? 5। इमेज कहां पर बन रही है? -25, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे सामने बन रही है। और यूई अपन को चाहिए, सो इसको उधर ले जाओ। ये कितना हो जाएगा? 1/5 प्लस 1/25 इज इक्वल टू -1/UE। एलसीएम ले लिया 25, 5 + 1 ये हो जाएगा UE इधर, ये चीज उधर, तो UE हो जाएगा -25/6। जैसे ही मैंने UE निकाला मेरे दिमाग में एक बत्ती जली। मैंने कहा यार मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में तो UE आता था, तो एक काम करते हैं मैग्निफिकेशन की तरफ चलते हैं। M का फॉर्मूला था माइनस का VO/UO D/UE। सो मैग्निफिकेशन हो गया 30, VO पता नहीं है, UO निकालना है, D अपने पास दे दिया -25 सामने इमेज बन रही है, और UE अपन निकाल चुके हैं कितना? -25/6। 25 से 25 कैंसिल, माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, 6 ऊपर, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का VO/UO इज इक्वल टू, ये देखो इनटू, ये 6 ऊपर चला गया। जैसे ही 6 ऊपर चला गया ये 6 कैंसिल हो जाएगा इस 30 से 5 टाइम्स। VO की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 इंटू UO। ठीक है, ये आ गया VO इज इक्वल टू -5 UO। अब आपके पास VO और UO में रिलेशन आ गया। FO आपको पता ही है, बस अब क्या बचा? 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/UO इसलिए लगाए क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। FO दे दिया था 1.25, VO की वैल्यू है माइनस का 5 टाइम्स ऑफ UO की वैल्यू तो आपको निकालनी है, वैसा ही रखे रहने दो। अब देखो आप जैसे ही यहां पर देखोगे एलसीएम आ गया 5 UO, -1 -5, क्योंकि ये 5 UO अपना एलसीएम था, UO गया 5 बचा। ये आ जाएगा अपने पास 1/1.25 -6/5 UO। 5 UO को इधर ले जाओ, ये बचेगा -6 इंटू 1.25। 5 UO इज इक्वल टू -6 इंटू 1.25। जैसे ही सॉल्व किया ये मल्टीप्लाई करने पे देगा 7.5, और अगर देखें तो माइनस का 7.5, अगर यहां पर देखें तो UO आ जाएगा डिवाइड में, सो माइनस का 7.5 डिवाइडेड बाय 5, ये अपने पास हो गया 1.5, यानी UO की वैल्यू अपने पास आ गई माइनस का 1.5 सेंटीमीटर। दैट्स इट, कहानी खत्म, पैसा हजम हो गया। कुछ भी नहीं था इसके अंदर, था क्या कुछ? मुझे तो नहीं लगा, मगर स्टार्टिंग की थॉट प्रोसेस बनाना बहुत जरूरी था। इसके बाद हमसे यह कहा गया कि एक और अच्छा क्वेश्चन है टेलीस्कोप का, बाकी तो FO/FE वाले तो तुम्हें आते ही हैं। आपसे कहा गया कि द सम ऑफ फोकल लेंथ इज 105, FO + FE इज 105। द फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज 20 टाइम्स दैट ऑफ अदर। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता है FO 20 टाइम्स ऑफ FE है? FE 20 टाइम्स ऑफ FO भी तो हो सकता था। तो गुग्गू, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? FO/FE, यानी कि बड़ा कौन चाहिए अपन को मैग्निफिकेशन ज्यादा के लिए? FO। इसीलिए FO जो है वो 20 टाइम्स FE से बड़ा है। तो अगर FO अपने पास 20 टाइम्स FE से बड़ा है तो वैसे तो आंसर यहीं पे आ चुका था कि FO/FE आपको चाहिए था, तो मैग्निफिकेशन का आंसर आ गया कितना? FO/FE की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 20। तो आंसर आ चुका है मैग्निफिकेशन का -20। मगर बाई चांस इस क्वेश्चन में आपसे FO और FE अलग अलग निकलवाएं तो इसका यूज कर लेना, नहीं तो जरूरत नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मुझे इंडिविजुअल फाइनल इमेज बन रही है, तो आपसे मैग्निफिकेशन मांगा तो वो 20 मेरा आंसर डायरेक्ट यहां से आ चुका है। मगर फिर भी ये देखो FO की वैल्यू यहां रख दो 20 FE, तो ये हो जाएगा 21 FE इज इक्वल टू 105। सो FE की वैल्यू आ गई 5 और FE की वैल्यू 5 यहां रख दो तो FO की वैल्यू आ जाएगी 100। अदरवाइज यहां से डायरेक्ट मैग्निफिकेशन निकल रहा है। तो ये अपने पास कुछ टेलीस्कोप के, माइक्रोस्कोप के, प्रिज्म के, लेंस के, रिफ्रैक्शन के, क्रिटिकल एंगल के अच्छे क्वेश्चन हुए, और कुछ क्वेश्चन अपन लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे ही, और कुछ तो तुम्हारे डाउट होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी डाउट क्लास में रात को 10 बजे लाइव। तब तक के लिए बस इतना ध्यान रखो कि कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहो, शॉर्ट करते रहो जो नीचे तुमको दिए हुए हैं।
तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना और बच के रहना बाकी जगहों से, क्योंकि तुम्हें अब फोकस एक ही जगह रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हो।